गुड मॉर्निंग 10+2 कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स के नेक्स्ट टॉपिक साझेदारी संलेख और उसमें शामिल बातें पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट्स इन्वॉल्व इन इट इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हमने साझेदारी के अधिकार राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स के 9 पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी साझेदारी को स्थापित करने के लिए किसी ठहराव का होना बहुत आवश्यक है। ठहराव का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, जबकि इसका मतलब क्या है कि हम साझेदारी की जो स्थापना है वो कानून से नहीं करते, हम ठहराव से करते हैं। ठहराव मतलब आपसी सहमति से, आपसी बातचीत करके, आपसे मुद्दे निर्धारित करके फिर हम इसका की स्थापना करते हैं, साझेदारी की स्थापना करते हैं, उसको कहते हैं ठहराव एग्रीमेंट। तो ये कह रहे हैं अतः कुछ ऐसे नियम और शर्तें तय होनी चाहिए जिन पर सभी साझेदारी सहमत हो। ठीक है, तभी साझेदारी बनेगी, तभी साझेदारी आगे चलेगी। जो भी हमने बातें निहित की हैं, जो भी बातें हमने आपसी सहमति से निर्धारित की हैं, वो पूरी तरह से क्या हो, लिखित या मौखिक दोनों रूप से हो। देखिए, ये जो नियम या शर्तें हैं वे लिखित भी हो सकते हैं, लिखित मतलब रिटर्न और मौखिक मतलब ओरल। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके, यदि हमने भविष्य में होने वाले डिस्प्यूट से बचना है, झगड़ों से बचना है, तो ये लिखित में होनी चाहिए, क्योंकि लिखित में हम न्यायालय में भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कल को, और साथ में हम सामने वाले को भी दिखा सकते हैं, देख भाई तूने ये मानना था और तूने यहाँ पर साइन किए हुए हैं, तूने ये कहा था कि मैं ये काम करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस हम इस रेशो में बांटेंगे, ठीक है, हानि हो गई तो हम इस रेशो में बांटेंगे, और या फिर कल को दुकान खोलनी है, सफाई किसको करनी है, जो भी मतलब उन्होंने निर्धारित किया है, तो वो हम दिखा सकते हैं भी, देख भाई तूने इस पर साइन कर रखे हैं, ये तो लिखित है। लेकिन मौखिक रूप से हम सिद्ध नहीं कर सकते, वो कहेगा मैंने कब कहा था, तो इसलिए इनका लिखित होना जरूरी है। इस लिखित प्रपत्र को ही क्या कहा जाता है, साझेदारी संलेख। क्या कहते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड। दैट इस रिटन डॉक्यूमेंट को ही क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, कौन कौन सी बातें लिखी जानी चाहिए। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, फॉलोइंग कंटेंट्स भी कह सकते हैं इसको। पहला पॉइंट है फर्म का नाम व पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हमें नाम, फर्म का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसी भी फर्म का रखना। हमें कोई ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की दृष्टि से अनुचित हो। उन्होंने पाबंदी लगा, क्योंकि कुछ पाबंदी लगाई होती है कि इन शब्दों का प्रयोग हम फर्म के नाम में नहीं कर सकते। और इसी तरह से कुछ व्यक्ति होते हैं अन्य, फर्म का नाम रख लेते हैं और उनका पेटेंट करवा लेते हैं, हम सेम वैसा नाम अपनी फर्म का नहीं रख सकते, वरना हमारे ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो हमें फर्म का नाम सोच समझ कर रखना चाहिए, और पता भी हमें पता लिखना चाहिए कि फर्म कहाँ पर काम कर रही है। बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, पता होना चाहिए फर्म किस क्षेत्र में, किस जगह पर फर्म काम कर रही है। तो साझेदारों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, साझेदारों के नाम पते ये भी होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जो हमने नया साझेदार बनाया अपनी फर्म में, क्या पता वो उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल हो, कहीं और से आया हो और यहाँ थोड़े दिन आगे रह रहा हो और हमने उसको पढ़। लेकिन यदि हम नाम व पते लिखेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम व पते लिखने से वो मतलब बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और वो अगर क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इस बात से बच सकते हैं यदि हमने नाम व पते लिखे हैं उस एग्रीमेंट से। कल को हम उसकी आधार कॉपी भी मंगवाएंगे, अन्य डॉक्यूमेंट भी उसके साथ अटैच करेंगे, तो वो देने से इस बात से बचेगा और वो सही व्यक्ति होगा लगभग। ठीक है, तीसरा पॉइंट है साझेदारी फर्म जो व्यवसाय करना चाहते हैं उस व्यवसाय की प्रकृति। नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म प्रपोजेस टू डू। क्या कहने का मतलब है, साझेदारी फर्म किस प्रकार व्यवसाय करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, ट्रेडिंग करना चाहती है, किस प्रकार का, करियाना का है, कपड़े का है, जूते का है, किस प्रकार का व्यवसाय है, ये हम साझेदारी संलेख में लिखेंगे। तो साझेदारों की पूंजी, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। साझेदारों की पूंजी कितनी होगी, 2-3 साझेदार हैं, 2 1 की पूंजी होगी, 2 लाख 1 लाख 1 लाख की, 3 लाख 2 लाख 1 लाख की होगी, कितनी पूंजी होगी। और अगर बीच में किसी साझेदार, बीच में अगर हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य साझेदार या कोई भी साझेदार उस पूंजी को नगद लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, इस विषय में भी इन सभी बातों का समावेश होगा। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो साझेदार ने पूंजी लगाई है उस पर फर्म ब्याज देगी या नहीं, इस बात का वर्णन होगा। अगर देगी तो किस दर से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज साझेदारों को देगी फर्म, इस बात का भी उल्लेख होगा। आहरण, ड्राइंग्स। आहरण क्या होता है आपको पता ही है, जब कोई मालिक, जब कोई फर्म का साझेदार फर्म में से पैसा अपने घरेलू प्रयोग के लिए निकाल लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आहरण ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स
करेगा साझेदार या नहीं करेगा, या कितनी मात्रा तक कर सकता है, इन सब बातों का उल्लेख होगा। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक। अब आहरण पर ब्याज फर्म लेगी, अगर फर्म आहरण पर ब्याज चार्ज करेगी, ड्राइंग्स पर चार्ज करेगी, तो किस दर से करेगी, ये भी इस बात का पहले से ही उल्लेख होगा, किस रेट से करेगी। लाभ हानि विभाजन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि फर्म में अगर लाभ हानि होंगे तो किस रेशियो से बांटेंगे अन्य साझेदार। 2 साझेदार तो 2:1 के अनुपात में बांटेंगे, 1:1 के अनुपात में बांटेंगे, 3:1 के अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में। अगर पहले से यदि वर्णित नहीं करेंगे तो वो इक्वल बांटेंगे जो भी साझेदार उस फर्म में काम करें, यदि इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। वेतन, सैलरी, यदि कोई साझेदार अन्य अतिरिक्त काम करता है, साझेदारों से बढ़कर कोई अतिरिक्त काम करता है, तो उसको वेतन दिया जाएगा या नहीं, इस बात का उल्लेख भी हमारे साझेदारी संलेख में होता है। ख्याति, गुडविल ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो हमने चैप्टर कर लिया उसके अंदर भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, ख्याति क्या है। और इसमें हम ये लिखेंगे भी ख्याति का लेखांकन किस प्रकार से होगा, ख्याति नया साझेदार नगद लेकर आएगा या नहीं। और इसी तरह से यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, रिटायर्ड होता है, ये हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे आने वाले समय में, उसको किस दर से हम ख्याति देंगे, किस प्रकार से उसका लेखांकन करेंगे, इस प्रकार का सबका इन सब बातों का जिक्र होगा। फर्म के हिसाब किताब की अवधि, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड मतलब है फर्म के जो खाते हैं वो एनुअली बनाए जाएंगे, 6 माही बनाए जाएंगे 6 मंथ के हिसाब से, ठीक है। और फर्म की जो स्थिति विवरण है, कौन सी डेट को बनाया जाएगा, 31 दिसंबर को बनाया जाएगा, 31 मार्च को बनाया जाएगा, इन सब की बातों की का उल्लेख होगा। फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग और लेखा पुस्तकों तथा अन्य प्रपत्रों की सुरक्षा। फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग का मतलब है कि फर्म डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाएगा, और उसकी जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से होगी, किस व्यक्ति के अंडर में वो सुरक्षित रहेंगे, इन सब बातों को उल्लेख होगा। लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग कौन करेगा, सीए करता है। ऑडिटिंग का मतलब है जब हम खातों की गहनता से जांच करवाते हैं तो कौन करता है, सीए। तो सीए की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इन सब बातों का। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। साझेदारी कब से प्रारंभ होगी, 1 अप्रैल से होगी, 30 जून से होगी, कब से होगी, इस बात का हम उल्लेख करेंगे भी साझेदारी ने काम करना कब से शुरू किया। साझेदारी की अवधि कितनी होगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस बात के लिए। गार्डनर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्डनर वर्सेस मुर्रे। गार्डनर वर्सेस मुर्रे ने पार्टनरशिप के संबंध में बहुत सारे नियम बनाए हैं, वो यहाँ पर जिक्र नहीं है, यहाँ पर केवल एक नाम का ही जिक्र है, ठीक है। तो यदि इस प्रकार की हमें स्थिति आ गई तो हम उस गार्डनर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का भी पार्टनरशिप में उल्लेख होगा। बैंक में खाते, बैंक अकाउंट्स, बैंक में खाते फर्म के होंगे तो किसके नाम से होंगे, फर्म के नाम से होंगे या साझेदारों के नाम से होंगे, ये सब बातें। और यदि बैंक के चेक पर साइन होगा तो कितने साझेदारों के चेक हो, कितने साझेदारों के उस चेक पर साइन हो गए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पैसे निकालने के लिए बैंक में से चेक पर साझेदारों के प्रवेश करने के नियम, रूल्स टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। साझेदार, यदि कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो किस आधार पर करेगा, क्या वो ख्याति नगद लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, पूंजी कितनी मात्रा में लेकर आएगी, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी पढ़ चुके हैं इस प्रकार का। अवकाश ग्रहण पर हिसाब किताब चुकता करने के नियम, रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ रिटायरमेंट। यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो ये हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसके हिसाब किताब किस प्रकार से होगा, उसके लाभ की गणना किस प्रकार से होगी, ऑन टाइम बेसिस होगी, ऑन सेल बेसिस होगी, किस प्रकार से होगी, इन सब बातों को लिखो। विवादों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। यदि किसी प्रकार के विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो उनका निपटारा किस प्रकार से होगा, कौन व्यक्ति उसका निपटारा करेगा, या हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा, कौन से न्यायालय में जाना पड़ेगा, ठीक है। इन सब न्यायालय कौन सा है, तो लोकल कोर्ट में जाएंगे या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसका सुप्रीम, मतलब कहाँ पर जाएंगे, इन सब बातों का पहले से ही उल्लेख किया जाएगा। तो आज हमने ये साझेदारी संलेख का जो ये टॉपिक पढ़ा है 20 के 20 पॉइंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। सभी विद्यार्थियों को इन सभी पॉइंट्स को याद भी करना है और सुंदर सुंदर साफ साफ लिखाई में अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। अगली कक्षा में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।